तो बच्चों जो हमने लास्ट टॉपिक कर रहे थे हम लोग, वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर में। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है, ये वो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेल या फिर फीमेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। ये आपको पता होगा कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगर मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, अगर हम देखें ये पेरेंट हैं जो कि डिप्लॉयड नंबर में है जनरली, मतलब डिप्लॉयड होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये जो 2n है ये जब मियोसिस करता है, मियोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा और 11th में कि मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। तो इसके जो 2 गैमीट्स बनेंगे उन दोनों में nn हैप्लॉइड कंटेंट होगा। तो गैमेटोजेनेसिस वही प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये जो गैमीट्स बनते हैं ये गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अब जो गैमीट्स हैं वो किस मतलब शेप उनकी कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिवाइड गैमीट्स इनटू further 2 parts. As you can clearly see on this slide that here they have defined gametogenesis, the process of formation of male and female gametes. Now they gametes, they can be divided onto 2 bases on the basis of their shape and size. The first one is homogamete और isogamete. होमो और आइसो वर्ड बायोलॉजी में अगर कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर, यानी वो गैमेट्स जो देखने में एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं और उनको हम क्लियर कट मेल या फीमेल गैमीट में नहीं रख सकते, मतलब सिर्फ देखने से आप बता नहीं सकते कि भाई ये मेल होगा या फीमेल, बिकॉज वो इतने सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में। इसका एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है क्लैडोफोरा, और ये क्लैडोफोरा के अलावा आप लोगों ने इसको क्लामाइडोमोनास के अंदर भी देखा होगा, जो पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो क्लामाइडोमोनास के अंदर भी जो गैमीट्स होते हैं इसके ऐसे ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं जो कि है हेटेरोगैमीट्स या फिर एनाइसोगैमीट्स। ये जो हेट्रोगैमीट्स है, इस हेट्रोगैमीट्स को हम लोग इसके ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड में एनाइसोगैमीट्स बोलते हैं, यानी दीज आर दोज गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मतलब देखने में अलग होते हैं, बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके मेल गैमीट को हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड या स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम बोलते हैं एग या ओवम, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग आपने देखा है। जनरली जो गैमीट्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी क्या होती है कि जो मेल के जो गैमीट्स होते हैं ना वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, एक तो स्मॉल साइज़ के होते हैं और एक वो मोटाइल होते हैं, यानी मूव करते हैं। जनरली मेल के ही गैमीट्स होते हैं जो मूवमेंट करके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये जो है साइज़ में भी स्मॉल हैं और मूव भी कर सकते हैं, फास्ट भी होते हैं, और लार्ज नंबर, मतलब कि ये जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो फीमेल है, फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स नहीं होते उसमें, जनरली एक ही गैमीट होता है उसका। वो क्या होता है, एक तो पहली बात तो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर करता है कि इन केस अगर मेल गैमीट आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो जो जाइगोट बनेगा या जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, तो वो स्टोरेज फीमेल ही करती है। दूसरा, ये जो गैमीट होते हैं ना फीमेल के, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, जैसे एग हो गया फीमेल्स में तो वो मूव नहीं करता है, या ओवम हो गया। तो ये इनकी कुछ मेल फीमेल की जनरली थोड़ी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है कि भाई मेल मोटाइल होगा और जो फीमेल है वो नहीं होगी। ओके, और मेल के जो गैमीट्स का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, फीमेल्स में कम होता है। अब गैमेटोजेनेसिस को आगे जाने से पहले इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली है क्या, कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मेल या फीमेल को बताने के लिए, वो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो इन फर्दर अगर हम फ्यूचर में चैप्टर्स में वो वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप इन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यूनिसेक्सुअल का नाम सुना होगा और बायसेक्सुअल का नाम सुना होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल के अंदर या तो सिर्फ मेल ऑर्गन है या सिर्फ
फीमेल ऑर्गन है। ये एनिमल के अंदर भी हो सकता है और फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब या तो सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल ऑर्गन है, और बाय यानी दोनों। तो बाय का मतलब है कि इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये यूनिसेक्सुअल की कंडीशन यानी मेल या फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होने की कंडीशन अगर हम फंजाई में देखते हैं या फिर प्लांट्स में देखते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डायईशियस, और एक और टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोथेलिक। तो ये कौन सी कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। यानी तो ये आपको पता चल गया कि यूनिसेक्सुअल, एक मैं यहाँ पे आपको दोबारा से स्पष्ट करती हूँ कि यूनिसेक्सुअल जब होता है तो इसका मतलब है कि या तो मेल ऑर्गन है या फीमेल ऑर्गन है, और इसको हम बोल सकते हैं डायोशियस या फिर हेट्रोथेलिक। और ये हम जब बोलते हैं जब ये जनरली प्लांट या फंजाई में होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कंडीशन बायसेक्सुअल पे। बायसेक्सुअल क्या होता है कि जब जो है एक ही इंडिविजुअल में दोनों के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो उस बायसेक्सुअल के लिए हम और जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो करते हैं मोनोइशियस और करते हैं होमोथेलिक। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ करते हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी, हर्माफ्रोडाइट। तो वो टर्म्स और ये दोनों टर्म तभी यूज़ की जाती है जब हम किसी फंजाई या प्लांट की बात करें। अब मैं यहाँ पे आपको बात करती हूँ सबसे पहले होमोथेलिक और मोनोइशियस की। ये वो टर्म्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं बायसेक्सुअल कंडीशन जो है प्लांट में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हेट्रोथेलिक या डायशियस का मतलब क्या है, जब प्लांट में यूनिसेक्सुअल कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद मोनोइशियस में क्या होता है, जब मेल और फीमेल ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। और जो डायशियस में क्या होता है, जब मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो हैं सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो मोनोइशियस में कुकरबिट्स और कोकोनट्स, ठीक है। तो कुकरबिट्स और कोकोनट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये जो डायशियस है, डायशियस में क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं पपाया और डेट पाल्म। तो इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो और टर्मिनोलॉजी लिखी है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। ये क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन्स है यानी सिर्फ मेल ऑर्गन्स है, उनको हम बोलते हैं स्टेमिनेट। और एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है यानी कि पिस्टल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है, यहाँ पे स्टेमन्स नहीं होना चाहिए, स्टेमन्स की जगह इधर पिस्टल आना चाहिए, ओके। अब ये देखो, अगर यहाँ पे या तो फ्लावर में या तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है या सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, यानी एक तरीके से सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, यूनिसेक्सुअल की कंडीशन हो गई, ओके। अब इसके बाद जो हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस का, उस पर हम आते हैं। उस पर आने से पहले यहाँ पे देखो इन लोगों ने कुछ पिक्चर्स शो किए हैं, दीज आर नॉट दैट मच क्लियर बट स्टिल आप थोड़ा मेकआउट कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल के ऑर्गन्स में। लाइक यू कैन क्लियरली सी यहाँ कितना अलग है, इधर अलग, मतलब कितना डिस्टिंक्ट है ये एक दूसरे से सारे, राइट। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा चल रहा है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसमें बताने से पहले एक बात ध्यान रखने हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब हमारे गैमीट्स बनते हैं तो उस टाइम पे सेल कैसे डिवाइड होता है वो हमें इसमें पढ़ना है। एक बात आप ध्यान रखो, इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज़ गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज़ गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is male and one is female. Gametes are haploid even though the parent plant from which they are derived they are diploid, that is 2n। तो होता क्या है कि जो गैमीट्स हैं वो जनरली जो प्लांट से मिलते हैं वो डिप्लॉयड होता है, और जो मिलकर वो गैमीट्स बन रहे हैं तो वो हैप्लॉइड होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट प्लांट हमेशा डिप्लॉयड हो, कई बार जो पेरेंट प्लांट होता है वो हैप्लॉइड भी होता है, ओके। तो समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि जो पेरेंट प्लांट है वो सिर्फ हैप्लॉइड हो। अगर पेरेंट प्लांट सिर्फ हैप्लॉइड है तो उसके गैमीट्स भी हैप्लॉइड ही बनते हैं, गॉट इट। So we can clearly say that in all the heterogametic species, gametes are of two types, male and female. Gametes are haploid, even though the parent plant from which they are formed, that may either be from haploid or from diploid. Now, I am here using two words again and again, right?
हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। सबसे पहले इनका मतलब क्लियर करो। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल having only one complete set of chromosomes, which is generally half of the diploid number. Now what is diploid? An organism or a cell having double the basic और दी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हैप्लॉइड नंबर जो है क्रोमोसोम्स का उसका डबल, या फिर जनरली जो बेसिक नंबर होता है क्रोमोसोम्स का डबल ही होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। ये लोग जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड पेरेंट हैप्लॉइड गैमीट बनाता है, हैप्लॉइड पेरेंट हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है बाय मियोटिक डिवीजन, सॉरी माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन पता है ना कि इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन, तो जो पेरेंट्स में जो नंबर चल रहा होता है वही आगे जनरेशन में पास ऑन होता है। इसके बाद जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं तो डिप्लॉइड में आप देख सकते हो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। टेरिडोफाइट्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और जनरली ह्यूमन बींग्स। और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं। और जो डिप्लॉइड होते हैं उनके अंदर होती है मियोटिक सेल डिवीजन, यानी कि रिडक्शनल। तो जो क्रोमोसोम नंबर अगर पेरेंट्स में 2n है तो ऑफस्प्रिंग में n आता है, ठीक है। और पेरेंट्स में क्या होता है, जैसे ये मान लो 2n है और अब जब ऑफस्प्रिंग में ये n और n आया तो एक तरीके से ये ऑफस्प्रिंग है तो ये इनकी क्या हुई, मदर सेल हुई, ठीक है। इस मदर सेल को जब कभी भी मियोसिस होता है तो हम एक नाम दे देते हैं मियोसाइट्स। क्या नाम दे देते हैं? मियोसाइट्स, या मदर सेल्स भी बोल देते हैं, ओके। तो जो मियोसिस करने वाले सेल्स है यानी जो गैमीट की मदर सेल है, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स called meiocytes, gamete mother cells, they undergo meiosis, okay. So we can say in one line that meiocytes or gamete mother cells in diploid organisms undergoes meiosis. At the end of meiosis, at the end of meiosis, each gamete gets one set of chromosome. Thus meiocytes having diploid, that is 2n number of chromosomes, and the gametes contain haploid number यानी simple n number of chromosomes, okay. Now next topic is gamete transfer। ये जो gamete transfer है ये हमारा जो फर्स्ट हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े हैं उसका ही सेकेंड टाइप है। अब gamete transfer में क्या होता है? इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, फीमेल जो होता है स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता। फंजाई और एल्गी कुछ हैं जिनके अंदर एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें दोनों ही टाइप के जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। अब क्या है, जब गैमीट्स मेल गैमीट्स को मूव करना है फीमेल तक जाने के लिए तो उन्हें एक मीडियम की ज़रूरत है। और ये जो मीडियम है वो अगर हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो क्योंकि ये वाटर में रह रहे हैं तो इनके लिए वो मीडियम हो जाता है वाटर। दूसरा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे लिए वो मीडियम जो है वो अलग होगा, हर एनिमल में अलग होता है, लेकिन जो जनरली फंजाई एल्गी जो वाटर में मिल रहे हैं उनके लिए एक्वेटिक यानी वाटर जो है वो उनका मीडियम हो जाता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रहे, जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। वाई इन लार्ज नंबर? सो दैट द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड। एंड जनरली व्हाट हैपन्स कि सी दिस इज़ द वन फीमेल गैमेट। अगर एक ही मेल गैमेट बना, अब क्या है, ये एडवर्स कंडीशन की वॉल है, इसको क्रॉस करके फीमेल तक पहुंचना है। अगर एक ही है तो मान लो अगर किसी सिचुएशन की वजह से ये ख़राब हो गया तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कभी होगी नहीं, ऑफस्प्रिंग आगे प्रोड्यूस नहीं होंगे, जनरेशन ही बढ़ेगी। लेकिन अगर बहुत सारे मेल गैमेट्स हैं तो चांस है कि एटलीस्ट चल 3 ख़राब हो गए तो एक तो है जो जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये देखा गया है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो जनरली लार्जर नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फिर भी कम होते हैं, ओके।
अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने आपको टेरिडोफाइट्स वगैरह में बताया, तो अब एक बार हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो गैमीट्स हैं वो कैसे पास ऑन होते हैं फ्लावर्स में, मेल गैमीट्स कैसे फीमेल तक पहुँचते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस है, इसको मैं ज़्यादा भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखो। पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है कि मान लो ये हमारा कोई एक फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर है इसके अंदर है ये पिस्टिल इसकी, ओके, ये क्या है इसकी, आई शुड चेंज द कलर, थोड़ा क्लियर दिखे। ये है इसकी क्या, पिस्टिल। अभी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो रही बिकॉज इन पे पेन ढंग से काम नहीं करते हैं, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ठीक है। तो ये क्या है, पिस्टिल। इस पिस्टिल पे मान लो अब आ गया है मेल गैमीट यानी पोलन। फ्लावर्स में मेल गैमीट जो होता है वो पोलन होता है, और जो फीमेल होती है वो एग होती है। तो ये जो है पोलन आया, ये पोलन जब इस पे आता है तो यहाँ पे आके पोलन इसके अंदर पोलन ट्यूब बनाता है, जिसके अंदर से पास हो गए जो गैमीट्स हैं वो यहाँ एग को मिल जाते हैं। तो ये जो डिटेल में जो प्रोसेस है ये आपको आगे पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पोलिनेशन, और पोलिनेशन के बाद एक चीज़, जैसे यहाँ देखो लिखा है पोलिनेशन होती है, फिर पोलिनेशन से पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब बनेगी, उसके बाद फिर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है, वो हमें अभी पढ़ना नहीं है, तो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, जो कि है फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, यानी कि दो प्रोसेस जो पीछे हो रहे थे, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोजेनेसिस होकर गैमीट बन गए, और फिर गैमीट का ट्रांसफ़र हो गया, और अब गैमीट का ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब मेल और फीमेल जो है फ्यूज़ कर गए और डिप्लॉइड जायगोट यानी एक जायगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो मेल का एन फ्यूज़ करा, फीमेल का एन फ्यूज़ करा, और डिप्लॉइड बन गया। इसमें आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे इन लोगों ने एक टर्म मेंशन की है, विच इज़ पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोजेनेसिस से पहले एक बार फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सुनना। द फर्टिलाइजेशन इज़ द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग या फिर जो एम्ब्रियो या न्यू ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो गैमीट्स बन रहे हैं फीमेल में वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल्स यहाँ रोटिफर्स, हनीबीज, टर्की बर्ड्स, ये सब कुछ लिखे हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया देती हूँ। ये मान लो कि इसके अंदर जो फीमेल का जो गैमीट था ना, जो मतलब फीमेल जो है वो 2n रही होगी, तो अब जो उसका गैमीट जो बनेगा उसके अंदर क्या हो रहा है बताओ मुझे। पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बिना फर्टिलाइजेशन के आ रहे हैं, तो उनकी जो एक क्रोमोसोम नंबर का सेट होना चाहिए ना, वो दूसरों से डिस्टिंक्ट होता है। और ये जब आप अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हो तो पार्थेनोजेनेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, और हनी बी में ये कैसे सेक्स डिटरमाइन करता है वो भी है इसमें, ठीक है। तो अभी पार्थेनोजेनेसिस को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रही हूँ, इस चैप्टर के लिए सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, विच मीन्स दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, now there are two types of fertilization, external fertilization, internal fertilization। ओके, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब भी वही होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिन यानी साथ में, और गैमी यानी गैमिट्स, तो गैमिट्स का साथ में फ्यूज़ होना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन सिंगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रही है तो इट विल ऑल्सो नीड एन एक्सटर्नल मीडियम, बाहर का एक मीडियम चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया, जो कि हाइड्रा में या फिर फ्रॉग में या फिर बोनी फिश वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रीडेटर्स के, मतलब उनको प्रेडेटर से काफ़ी थ्रेट रहता है, यानी कि यहाँ मेल ने अपने गैमीट्स जो प्रोड्यूस करे वो बाहर प्रोड्यूस करे। अब प्रीडेटर जब भी चाहे इसके ऊपर अटैक करके इन गैमीट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और तो बहुत कम चांस हो रहे हैं कि फीमेल्स तक के गैमीट्स पहुँच भी पाएँ। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज इन दिस द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स विच थ्रेटन्स देयर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड। ओके,
whereas in internal fertilization syngamy occurs inside the body of the organism where it fuses with the male gamete. Now as fertilization is occurring inside the body, no medium is required. Now the male gamete is mobile and has to reach the egg in order to fuse with it. The male gamete, it is motile and it has to reach the egg, right? ये देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन हो गई। तो फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि कितने टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, कितने इवेंट्स होते हैं और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है, यानी कि गैमीट्स फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड जाइगोट तैयार कर चुके हैं। तो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच basically occurs after the formation of zygote. Those events are known as fertilization events. फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है? जाइगोट की। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। एक बात ध्यान रहे कि जो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और एल्गी हो गए, इन ऑर्गेनिजम्स में जब जाइगोट जो डेवलप होता है ना, तो वो अपने ऊपर एक, ये जैसे जाइगोट डेवलप हुआ है तो ये जो जाइगोट है ये अपने ऊपर एक बहुत ही बाहर एक काफ़ी हार्ड लेयर की कवरिंग रखता है जो इसको एडवर्स कंडीशन में डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। और जब वो एडवर्स टाइम जो अनफेवरेबल कंडीशंस का पीरियड है वो निकल जाएगा तो उसके बाद फिर ये बाद में जर्मिनेट होता है यानी ग्रो करता है। ओके, अब इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस पे जाने से पहले हम लोग बात यहीं पे कर लेते हैं कि ये हमारा जैसे जाइगोट है, ठीक है। तो जाइगोट में बेसिकली होता क्या है? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स द जाइगोट इट बेसिकली डिवाइड्स बाय माइटोसिस। क्योंकि इट बेसिकली डिवाइड्स बाय माइटोसिस बिकॉज इसमें होता क्या है कि हमें जो पेरेंट बनाना है वो 2n ही बनाना है। मतलब यहाँ पे पेरेंट 2n है और तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको भी 2n बनना है। तो इसलिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो जाइगोट है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है। लेकिन जब मैं बात करूँगी क्या बात करी थी, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पे जो प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसका जो जाइगोट बना होगा वो 2n बना होगा, उसमें जाके यहाँ पे मियोसिस हो जाती है ताकि यहाँ पे हैप्लॉइड ही स्पोर्स बने। बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे होते हैं, ये स्पोर्स बन रहे होते हैं और जब ये बाद में ये स्पोर्स ग्रो होते हैं तो ये एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं। ओके, सो अब जो मैंने बोला है उसको मैं एक बार समराइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म diploid embryo. Now mitosis in zygote it basically results in increase of the number of cell. Meiosis in zygote results in the increase in number of the cell. सेल के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन एम्ब्रियो का साइज़ नहीं बढ़ता। जो एम्ब्रियो का साइज़ मतलब जाइगोट जो हमारा एम्ब्रियो बनाता है, ये जो जाइगोट है मेरा ये एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये जो एम्ब्रियो है इसका साइज़ अगर मान लो इतना है तो इसके अंदर सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी। पहले इतनी थी और फिर बाद में मतलब बिल्कुल हो गई, लेकिन जो साइज़ है वो सिमिलर रहेगा। ऑल्दो फिगर में मेरा साइज़ छोटा हो गया बट होना आप लोग का मतलब समझ जाओ कि ये दोनों एक दूसरे के सेम साइज़ में है, ठीक है। ऐसा जो माइटोसिस होता है जाइगोट में उसे हम क्लीवेज बोलते हैं। मतलब वेयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज हैपनिंग बट देयर इज़ नो इंक्रीज इन साइज ऑफ द एम्ब्रियो। और जब हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो देयर द जाइगोट विच इज़ 2n इट डिवाइड्स बाय मियोसिस एंड इट फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दैट ग्रोज इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। Now this is our next topic which is embryogenesis. Embryogenesis क्या होता है? The process of development of embryo from the zygote. यानी embryo जो बनना है, पहले हमारा मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज़ करा, जाइगोट बनाया, उन जाइगोट ने अब एम्ब्रियो को बना दिया और ये जो प्रोसेस हुआ जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का इसको हमने बोल दिया एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे देखो लिखा है कि जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, फिर उसके कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन ले लेते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये इन्होंने जनरलाइज बताया। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस बताती हूँ जो यहाँ मेंशन नहीं है, सुनना।
ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट ने डिवाइड करा है और बनाया है मोरुल्ला, ठीक है। मोरुल्ला डिवाइड करता है, बनाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला डिवाइड करता है, बनाता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जो है, जहाँ पे हम लोग अभी थे गैस्ट्रुला वाली स्टेज पे, तो गैस्ट्रुला जब डिवाइड करता है तो वो बनाता है न्यूरेला। और ये जो न्यूरेला होता है ये बाद में हमें मैच्योर एम्ब्रियो देता है। मैच्योर एम्ब्रियो का मतलब क्या है, एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अभी गैस्ट्रुला न्यूरेला स्टेजेस में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब हम ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो ये हर स्टेज आएगी और इन स्टेज के डायग्राम्स भी आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने नेम आपको मैंशन करें एक बार, ठीक है। ध्यान रहे, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ाइगोट undergoes mitotic division and then cell differentiation. Now cell division increases the number of cells in the developing embryo. Cell division basically increases the number of cells in the developing embryo, while cell differentiation helps to form specialized tissues and organs to form an organism, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टिश्यूज़ बन जाएंगे जिससे एक ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाएगा। अब इसमें जाने से पहले आप लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े, देखो, गैमीटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर कोई कंपैरिजन बोले। गैमीटोजेनेसिस तो आपको पता है जिसमें गैमीट्स बन रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें कि जाइगोट बन रहा है। तो अब इसके डिफ्रेंसिएशन जो है वो सुनते जाना। Gametogenesis is the formation of haploid gametes, whereas embryogenesis is the formation and development of multicellular embryo from zygote. Okay, जो गैमेटोजेनेसिस होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट आगे थर्ड चैप्टर में आएगा, नाम बता देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म बनेंगे। oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट बनते हैं। बायो में कहीं पर भी किसी वर्ड के पीछे अगर जेनेसिस आता है ना तो इसका मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें होता है सेल डिफ्रेंसिएशन और माइटोटिक डिविजन्स, नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस, राइट। गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस होता है ना, कि जो हमारा 2n था वो मियोटिक डिवीजन के बाद n में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन माइटोसिस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, क्योंकि हमें क्या है, फटाफट नंबर इंक्रीज करना है। गैमीटोजेनेसिस से हम पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन पे, और एम्ब्रियोजेनेसिस से हम पहुंचते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पे, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है और एम्ब्रियोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है। ओके, अब क्या है, एनिमल्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। ओवीपैरस होते हैं जो कि एग्स बाहर ले करते हैं, और एनिमल्स होते हैं जो कि अपने यंग वंस यानी अपने ऑफस्प्रिंग को कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे सकते हो, हैन एग कैरी करती है और डॉल्फिन वगैरह जैसे हम मैमल्स हो गए, हम बेबी को कैरी करते हैं। अब एक बार सुन लो, ओवीपैरस को हमने बोल दिया एग बन रहा है, वीवीपैरस में बोल दिया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा एज सच कैरी होता है। तो इन दोनों के जाइगोट की डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, ठीक है। ओवीपैरस में क्या होता है, ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स या फिर हम बोल सकते हैं ओवीपैरस एनिमल्स, दे ले एग्स विच आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्सेरियस मटीरियल, विच आर कवर्ड बाय दी हार्ड कैल्सेरियस मटीरियल, यानी एक मटीरियल है जनरली जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये अगर ओवीपैरस यानी अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म का एग है, उस एग के चारों तरफ एक कवरिंग है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। ओके, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवरिंग है ये एक तरीके से एक शेल होता है, बहुत ही हार्ड शेल होता है, और ऐसे एग्स को हम बोलते हैं क्लिडोइक एग्स, CLEIODS, इनको हम बोलते हैं क्लिडोइक एग्स। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड these young ones they hatch out from the egg and the chances of survival are less here, because होता क्या है कि ये एग है तो एग को सेफ प्लेस पे ले करना ज़रूरी है, उसके बाद अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलना ज़रूरी है,
तभी वो इंक्यूबेट होके बाद में एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। अब मान लो एग ले किया है, प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियस शेल भी प्रेजेंट है, लेकिन किसी प्रेडेटर ने अटैक करके एग को डैमेज कर दिया तो ऑफस्प्रिंग नहीं बना। इतना सारा जो प्रोसेस हुआ एम्ब्रियो ज़ाइगोट तक पहुंचने में, शेल बनाने में, सब वेस्ट हो गया। तो ओविपेरस जो होता है ना, वो ज़्यादा सेफ मेथड नहीं होता। विविपेरस में क्या होता है, इन दीज ऑर्गेनिजम्स द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल। सो होता क्या है, आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ द यंग वंस दे आर डिलीवर्ड बाय द फीमेल इंडिविजुअल। तो क्योंकि ग्रोथ अंदर हो रही है तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमने देखा है मैमल्स में। ओके, यहाँ पे चैप्टर आपका एंड हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ जो बाद में एनसीईआरटी में मेंशन है, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो ज़ाइगोट है ओवीपेरस और विविपेरस में कैसे होता है। एक बार ये देख लेते हैं जो ज़ाइगोट है फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो रहा है, बिकॉज जो हमें रिप्रोडक्शन पढ़नी है वो एक बार हम लोगों को पढ़नी है प्लांट्स में, जो कि सेकेंड चैप्टर है, और एक बार हम लोगों को पढ़नी है एनिमल्स यानी ह्यूमन्स में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले हम लोग पीछे ये पढ़ के आ चुके हैं कि ह्यूमन्स में और एनिमल्स में, एनिमल्स में किस टाइप में हो रही है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि प्लांट्स में ज़ाइगोट का क्या कैसे होता है। ज़ाइगोट जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ये मेरा कोई प्लांट है, इस प्लांट के यहाँ पे अंदर जो है ओवरी है। ठीक है, ये जो ओवरी है ये ओव्यूल में है और ये सब कुछ अंदर प्रेजेंट है पिस्टल के अंदर, और बाहर वही प्लांट की पेटल्स वगैरह लगी हुई हैं। अब होता क्या है, ये ध्यान दो, जो ज़ाइगोट है वो बनाता है एम्ब्रियो, जो ओव्यूल्स है वो बन जाते हैं सीड। इसीलिए जो, हाँ इसको आगे बताते छोड़ो, और जो ओवरी है वो बनाता है फ्रूट, और जो फ्रूट की बाहर की कवरिंग होती है वो होती है पेरिका। यानी ये हमारा कोई फ्रूट है एप्पल। ठीक है, तो ये एप्पल की जो बाहर की कवरिंग है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और ये जो है फ्रूट की कवरिंग है। इस एप्पल के अंदर जो हमारा फ्रूट है एक्चुअली में ये क्या है, प्लांट का कुछ भी नहीं, ये प्लांट का है एक्चुअली में ओवरी। क्या है ये प्लांट की ओवरी। लेट मी मेक दिस डायग्राम अगेन अ लिटिल बिट मोर क्लियर। ये है फ्रूट, बाहर की जो कवरिंग है वो पेरिकार्प हो गई, जो ओवरी थी वो बन गई फ्रूट में। इसके अंदर एक बीज होता है, एप्पल के अंदर एक क्या बहुत सारे बीज होते हैं। तो वो जो सीड है एप्पल के अंदर वो सीड कहाँ से डेवलप हुआ है, जो फ्लावरिंग प्लांट का ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये जो सीड है इसको जब हम ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के बाद ये सीड जो है नया प्लांट बनाता है। कैसे बनाता है, क्योंकि इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है ज़ाइगोट, और ये ज़ाइगोट बोलो या एम्ब्रियो बोल लो, तो ये ज़ाइगोट या एम्ब्रियो। तो इसकी भी जो डिटेलिंग है ना वो आप बाद में पढ़ते हो। तो ये आपने देखा होगा ना कि फल लगने के बाद जो फूल है वो झड़ जाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है कि उसके सेपल पेटल स्टेमन्स जो भी हैं वो सब विदर ऑफ होके गिर जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में डायग्राम्स भी बने हुए हैं 4 फ्रूट्स के, जिसमें मस्टर्ड, पील, लेमन और कुकरबिट, इन कुकरबेसी की फैमिली का जो कुकरबिटा होता है वो मेंशन है। तो वहाँ पे उसका सीड और पेरिकार्प देख सकते हो, तो वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, जैसे प्लांट की जो इंटेग्यूमेंट होती है ना, मतलब सॉरी फ्लावर में जो इंटेग्यूमेंट है उसकी, वो इंटेग्यूमेंट जो है सीड की कोट बनाती है। बाहरी इंटेग्यूमेंट है तो वो टेस्टा बनाएगी, अंदर की इंटेग्यूमेंट है तो टेगमेन बनाएगी। और ये जो पेरिकार्प है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करने का, ताकि डिस्पर्सल के बाद जो है फेवरेबल कंडीशन आने तक वो प्लांट को सेव रखे और फिर उसके बाद सीड्स जर्मिनेट कर जाएं। टेस्टा, टेगमेन, इंटेग्यूमेंट्स ये सब जो है ये अभी आप लोग पता है फर्स्ट चैप्टर जो वो इंट्रोडक्शन है, तो उसने क्या किया, उसने चीज़ों को जनरलाइज़ किया है। तो हो सकता है 1-2 चीज़ें ना समझ आई हो, लेकिन जैसे अब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरी रिप्रोडक्शन, तो आपको ये जो टर्म्स हमने यहाँ थोड़ी थोड़ी यूज़ किया है ना वो एक्चुअल क्या है वो आपको वहाँ समझ आ जाएंगी। सेम होगा ह्यूमन्स के रिप्रोडक्शन वाले में, तो उसके भी जो यूनिट्स के जो पॉइंट यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो अभी हो सकता है डाउट हो, लेकिन तब वो यहाँ समझ आ जाएंगे। तो विद दिस योर फर्स्ट यूनिट एंड्स। तो फर्स्ट यूनिट फिनिश हो गई है, अपना एक बार रीड कर लो और एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करना है। बाकी जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो तो रीड कर ही लेना, और इसके बाद सेकेंड यूनिट फिर हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू।